Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 28th February 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Indus Water Treaty and Sahapur Kandi Dam. Important from our syllabus GS Paper 2 International Relations point of view. इंडस वाटर ट्रीटी के इम्पोर्टेंट प्रोविजंस को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, ये ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई 1960 में। इसकी मदद से इंडस रिवर सिस्टम के अंदर जो 6 नदियां हैं, इंक्लूडिंग इंडस रिवर, झेलम, चेनाब, रावी, बियाज एंड सतलज, इनका वाटर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों देशों के बीच में, उससे रिलेटेड की पॉइंट्स अग्री किए गए दोनों देशों के बीच में। As per Indus Water Treaty, रावी, सतलज एंड बियास, ये 3 नदियों का पानी, रावी, सतलज एंड बियास, इन 3 नदियों का पानी पूरी तरीके से भारत को एलोकेट किया गया फॉर एक्सक्लूसिव यूज। इस पे पूरा हक भारत का है। जबकि वेस्टर्न रिवर्स जैसे कि इंडस, झेलम एंड चेनाब वेयर एलोकेटेड टू पाकिस्तान, बट इसमें एक कंडीशन ये था कि इंडिया विल बी अलाउड टू यूज अबाउट 25% ऑफ द वाटर ऑफ इंडस, झेलम एंड चेनाब फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट। तो ये 3 नदियां ऊपर की, इंडस, झेलम एंड चेनाब, इन 3 नदियों का इस्तेमाल, इनके पानी का इस्तेमाल मेनली पाकिस्तान करेगा, बट 25% तक वाटर भारत भी यूज कर सकता है। जबकि रावी, बियास, सतलज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिया। ऑफ कोर्स इंडिया को उतना वाटर तो छोड़ना होगा जिससे इकोलॉजिकल फ्लो बना रहे नदियों का। तो दैट अमाउंट ऑफ वाटर हैज टू बी लेफ्ट बाय इंडिया, अदरवाइज these 3 rivers, Ravi, Bias, Satluj, will be for exclusive use to India. The Indus Water Treaty signed in 1960 between India and Pakistan was brokered by World Bank. एक परमानेंट बॉडी भी बनाई गई, इंडस वाटर कमीशन, जिसका काम है टू सॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वाटर शेयरिंग। अगर कोई नया डैम बनता है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है जो किसी भी देश को लगता है कि इट इज़ इन डेविएशन फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रीटी, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए एक अलग से बॉडी बनाई गई है, इंडस वाटर कमीशन। इंडस वाटर ट्रीटी को पिछले साल भारत ने सस्पेंड कर दिया था। इंडिया पुट इंडस वाटर ट्रीटी इनटू अबेयंस इन 2025 आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक। देखिए, भारत एक अपर राइपेरियन स्टेट है, मतलब भारत से जो नदियां निकलती हैं, ज़्यादातर नदियां जो हैं वो भारत के थ्रू होते हुए जाती हैं पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के पास एक डिसएडवांटेज है, और आप कह सकते हैं भारत के पास एक जियोफिजिकल एडवांटेज है विजा विस पाकिस्तान। हम अगर ट्रीटी को सस्पेंड कर दें, हम थ्योरेटिकली इंडस वाटर सिस्टम के पानी को रोक सकते हैं, भारत की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं, जिससे हम इंडस वाटर सिस्टम के वाटर को एक्सेसिवली यूज करें। एट द सेम टाइम हम लोग पाकिस्तान को, उसकी इकोनॉमी को ब्रिंक पे ला सकते हैं टू द कोलैप्स, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएगा अगर इंडस वाटर सिस्टम के वाटर फ्लो को भारत रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दे। तो पाकिस्तान लगातार टेरर स्पॉन्सर कर रहा है भारत के अंदर। 2016 में भी जब भारत के ऊपर उरी अटैक हुआ था, टेरर अटैक इन 2016, तो उस टाइम में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने इशारा किया था कि अगर पाकिस्तान इसी तरीके की हरकत करता रहेगा तो फिर भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे रोक लगा सकता है और अपना जो एक एडवांटेज है अपर राइपेरियन स्टेट होने का, उसका फ़ायदा उठा सकता है। इन पाकिस्तान कंटिन्यूड सपोर्टिंग स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म इनटू इंडिया। 2019 में पुलवामा अटैक हुआ, 2025 में पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडिया हैज़ ऑफिशियली सस्पेंडेड इंडस वाटर ट्रीटी, मतलब इट हैज़ बीन पुट इनटू अबेयंस। वो बात अलग है कि मोटा मोटा वही हो रहा है प्रोविजंस, जैसे पहले वाटर शेयर होता था अभी भी वैसे ही हो रहा है। ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं, बट ऑफिशियली इंडिया हैज़ पुट इंडस वाटर ट्रीटी इनटू अबेयंस।
देखिए, अगर इंडस वाटर ट्रीटी के पर्सपेक्टिव से बात की जाए कि क्या लीगली इंडस वाटर ट्रीटी को रोकना, एब्रोगेट करना पॉसिबल है, तो आंसर इज नो। एज पर द ट्रीटी इटसेल्फ, इस ट्रीटी के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि कोई भी देश यूनिलैटरली एग्जिट कर सकता है। नाइदर इंडिया नॉर पाकिस्तान कैन लीगली एब्रोगेट इट यूनिलैटरली। द ट्रीटी हैज नो एंड डेट एज वेल। तो ट्रीटी लीगली कैन नॉट बी एग्जिटेड बाय वन साइड। बट भारत को लगा कि ये मामला सिक्योरिटी का है, और सिक्योरिटी के मामले में कभी कभार some extraordinary actions needs to be taken, and that is why India has gone beyond the statements of the treaty and has decided to put treaty into abeyance. तो ऑफिशियली भारत के ऊपर अब कोई ऑब्लिगेशन है नहीं इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस को रिस्पेक्ट करने का। भारत अब इसके बाद जो इंडस रिवर सिस्टम की वो नदियां जिनको पाकिस्तान को एलोकेट किया गया है, मेनली इंडस, झेलम, चेनाब, उनके वाटर को भी अपने तरफ डाइवर्ट कर सकता है। बट इसमें भारत के लिए भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का खतरा है। एक्सेसिव फ्लडिंग हो सकती है इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तराखंड। लेकिन ऑफिशियली इंडिया कैन नाउ, या फॉर्मली इंडिया कैन डू इट, बिकॉज इंडिया नो लॉन्गर इज बाउंड बाई इंडस वाटर ट्रीटी प्रोविजंस। बट ग्राउंड पे अभी भी मोर और लेस जो पहले प्रोविजंस थे, जो पहले शेयरिंग का प्रोपोर्शन था, अभी भी वही फॉलो हो रहा है। अब करंट न्यूज पे आते हैं। देखिए, भारत ने एक डैम कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कर लिया है ऑन रावी रिवर, जिसका नाम है शाहपुर कैंडी डैम प्रोजेक्ट। ये शाहपुर कैंडी डैम प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं, ये रावी रिवर के ऊपर बनाया गया है। It is located in Pathankot district of Punjab, but it is in the border region of Jammu Kashmir on one side and Himachal Pradesh on the other side, लेकिन है पंजाब के पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में। इस शाहपुर कैंडी डैम प्रोजेक्ट की फाउंडेशन स्टोन को ले डाउन किया था पीएम उस वक्त के पीवी नरसिम्हा राव जी ने 1995 में। लगभग 30 साल के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। ये एक कंक्रीट ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट है, मतलब इसमें वाटर को होल्ड किया जाएगा। ग्रेविटी डैम मतलब इसमें डैम बनाया जा रहा है जिसकी मदद से वाटर के फ्लो को रोका जाएगा, और फिर दैट वाटर विल बी अलाउड टू फॉल डाउन, जिससे काइनेटिक एनर्जी की मदद से टरबाइन को रोटेट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाएगी। तो ग्रेविटी डैम प्रोजेक्ट है, इसका इरिगेशन में भी इस्तेमाल होगा इन द लोकल रीजन, प्लस 206 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करेगा। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान से समझना है कि जो शाहपुर कैंडी डैम बनाया है भारत ने, इट इज कंप्लीटली इन लाइन विद द प्रोविजन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। वैसे हम लोग फॉर्मली अब बाउंड नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस को रेस्पेक्ट करने के लिए, बट आपको जैसा कि पता है, रावी, बियाज और सतलज, ये 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है। तो रावी नदी के ऊपर हमने शाहपुर कैंडी डैम बनाया है। सो this dam construction and utilization of its water is still in line with the provisions of Indus Water Treaty. Within the provision itself, अगर हम शाहपुर कैंडी डैम को फंक्शनल करते हैं तो इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस के अगेंस्ट हम वैसे भी नहीं जा रहे हैं, बट इंडिया विल बी एबल टू ब्लॉक सरप्लस वाटर फ्लोइंग टू रावी रिवर इनटू पाकिस्तान। इससे पाकिस्तान की एग्रीकल्चर को नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है ड्यूरिंग द पीक ऑफ समर, क्योंकि समर के दौरान वहाँ पे वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एग्रीकल्चर पर्पज से भी, ड्रिंकिंग पर्पज से भी। और उस केस में जब शाहपुर कैंडी डैम फंक्शनल हो जाएगा बाय 31 मार्च 2026, तो पाकिस्तान को नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। एंड पाकिस्तान कैन ऑल्सो नॉट ब्लेम इंडिया बिकॉज दिस शाहपुर कैंडी डैम इज विद इन द प्रोविजंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। भाई, रावी नदी का पानी भारत इस्तेमाल कर सकता है, भारत ने उसके ऊपर डैम बनाया, भारत के ऊपर इतना ही ऑब्लिगेशन है कि वो रावी रिवर के उतने ही वाटर को अलाउ करे टू फ्लो, जिससे रावी रिवर का इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। तो 2 बातें हैं, दो इंडिया इज नॉट फॉर्मली बाउंड टू फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, क्योंकि इंडिया हैज पुट दिस ट्रीटी इनटू अबेयंस। एट द सेम टाइम, भारत ने जो डैम बनाया है शाहपुर कैंडी डैम ऑन रावी रिवर, इट इज स्टिल विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे तो मैंने यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ दे दिया आपको अटेम्प्ट के लिए,
बट मुझे लगता है इस साल प्रीलिम्स में शाहपुर कैंडी डैम किस नदी के ऊपर है, इससे रिलेटेड प्रश्न आ सकता है। ऐसा सवाल यूपीएससी ने पूछा था साल 2016 में विद रिस्पेक्ट टू इंडस वाटर ट्रीटी कि इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस बताइए। तो इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस बता देने हैं कि 3 रिवर्स आर फॉर इंडिया एक्सक्लूसिव यूज वाइल सम रिवर्स आर फॉर पाकिस्तान, और उसमें से सम अमाउंट ऑफ वाटर हैज टू बी लेफ्ट बाय इंडिया टू बी यूज्ड बाय पाकिस्तान, अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द वाटर। क्यूबिक किलो एरियाज में बात की जाए, क्यूबिक किलोमीटर, तो लगभग इंडिया कैन यूज अबाउट 62 cubic kilometer while 170 cubic kilometer is reserved for Pakistan for the western rivers. साथ ही इस सवाल में पूछा है कि व्हाट आर द इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इकोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस तो सिंपल होगा कि इंडस वाटर ट्रीटी के कारण सस्टेनेबल यूज होगा इंडस वाटर सिस्टम का, जिससे लोकल वेजिटेशन को सपोर्ट मिलेगा, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर अवॉइड होगा बिकॉज ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, तो इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता रहेगा। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, एग्रीकल्चर, तो विदाउट डिस्प्यूट, अदरवाइज पहले क्या होता, दोनों देश एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स पे डिस्प्यूट क्रिएट कर देते, बट नाउ सिंस देयर आर क्लियर कट प्रोविजंस, सो नाउ बोथ कंट्रीज कुड कम अप विद देयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्रोजेक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स एंड लाइक दैट। Political implications in general, this Indus Water Treaty has been successful in preventing dispute with respect to water sharing between the two sides. So that is the positive political implication. But in the end, you must mention Indus Water Treaty officially has been put into abeyance by India because of sponsor of cross-border terrorism by Pakistan into India. Next topic is about production of rare earth magnets to happen in India by the year end. This topic is important for our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. Rare earth magnets होते क्या है? These are strong permanent magnets made from alloy of rare earth elements. तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल को अगर आप देखेंगे उसमें ये 15 एलिमेंट्स राइट फ्रॉम लेंथ, इनको कहा जाता है लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट्स। ये 15 जो एलिमेंट्स हैं प्लस स्कैंडिनियन एंड यट्रियम, ये 15 प्लस ये 2, कलेक्टिवली दी 17 एलिमेंट्स आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसलिए नहीं कहा जाता है बिकॉज ये हमारे अर्थ क्रस्ट में रेयरली अवेलेबल है। ऐसा नहीं कि ये रेयरली अवेलेबल है, प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि ये अवेलेबल तो है ठीक ठाक से अमाउंट में, अबंडेंट अमाउंट में, बट बड़े स्कैटर्ड तरीके से हैं, कहीं पे भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं है। इस कारण से इनका कॉमर्शियल एक्सट्रैक्शन थोड़ा कठिन होता है क्योंकि हर जगह ट्रेसेस में है, एंड फॉर दैट रीजन दे आर नोन एज रेयर अर्थ एलिमेंट्स। दे आर रिलेटिवली अबंडेंट बट दे आर कॉल्ड रेयर बिकॉज दे आर इन स्कैटर्ड फॉर्म, रेयरली फाउंड इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। अब ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, इनको कुछ और मेटल्स या नॉन मेटल्स के साथ मिला करके अगर इनकी अलॉय बनाई जाए तो दे बिकम वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, तो उन्हीं को कहा जाता है रेयर अर्थ मैग्नेट। फॉर एग्जाम्पल ये नियोडियम एक रेयर अर्थ मेटल है, इसको अगर अलॉय किया जाए विथ आयरन एंड बोरोन तो बनता है नियोडिमियम फेरस बोरोन अलॉय। ये जो अलॉय बनेगा NdFeB, it is prone to corrosion. It is the strongest magnet known ever and it is used in hard drives, headphones, electric motors, MRI machines. तो मॉडर्न डे इक्विपमेंट्स में इस स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट नोन का इस्तेमाल किया जाता है जो रेयर अर्थ मैग्नेट के सीरीज में आता है। रेयर अर्थ मैग्नेट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसको एक अलॉय के फॉर्म में बनाया गया है जिसमें एक जो कंपोनेंट है वो है रेयर अर्थ मेटल नियोडिमियम। वैसे ही एक दूसरा इस तरह का रेयर अर्थ मैग्नेट है जिसका नाम है समारियम कोबाल्ट। समारियम को कोबाल्ट के साथ जब अलॉय किया गया तो इट लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट
which is less strong than NdFeB but more heat resistant and corrosion resistant, and for that reason only it is used in aerospace, military equipment, high temperature motors etc. तो इस पेज पे हमने ये समझा कि रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं 17 पीरियोडिक टेबल में हमने देखा, लैंथेनाइड सीरीज प्लस स्कैंडिनियन या ट्रियन। इन रेयर अर्थ मेटल्स को जब अलॉय किया जाता है विद सम अदर मेटल्स, देन दे लीड टू फॉर्मेशन ऑफ रेयर अर्थ मैग्नेट्स। These rare earth magnets have distinctive properties which make them useful for modern day technologies। जैसे एक बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट हो गया, दूसरा हीट रेजिस्टेंट मैग्नेट हो गया, तो अलग अलग एरियाज ऑफ एप्लीकेशन है इनके। देखिए जो रेयर अर्थ है ना, रेयर अर्थ मेटल्स, दे आर पार्ट ऑफ ओवरऑल क्रिटिकल मिनरल्स। जैसे भारत ने 30 मेटल्स को या 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया है एज क्रिटिकल मिनरल्स विच इज इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर। तो क्रिटिकल मिनरल्स में से एक कंपोनेंट है रेयर अर्थ मेटल्स। तो अगर कभी मान लीजिए रेयर अर्थ मेटल्स पे सवाल आ जाए कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि दे आर वन पार्ट ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स। तो भारत सरकार ने 30 अलग अलग मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया एज क्रिटिकल मिनरल्स, उसमें से एक है रेयर अर्थ मेटल्स। अभी भारत सरकार क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोडक्शन को प्रमोट करने पे फोकस कर रही है, लेकिन उसमें मेन फोकस है रेयर अर्थ मेटल्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पे, जिसकी मदद से परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जा सके। तो देखिए इस साल के बजट में 2026-27 के बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी अनाउंस्ड डेडिकेटेड पार्क फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। तो 4 स्टेट्स में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरला और तमिलनाडु में डेडिकेटेड पार्क बनाए जाएंगे क्रिटिकल मिनरल्स के लिए। इसके लिए लगभग 7,280 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसमें भी मेन फोकस रखा जाएगा, ये जो क्रिटिकल मिनरल्स है उसमें भी मेन फोकस रखा जाएगा रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोड्यूस करने पे, ताकि उनकी मदद से रेयर अर्थ मैग्नेट्स को हम लोग प्रोड्यूस कर पाए। और भारत सरकार ने अभी हाल फिलहाल में कहा है कि इंडिया विल बी रेडी टू प्रोड्यूस रेयर अर्थ मैग्नेट्स बाय द एंड ऑफ दिस ऑनगोइंग ईयर 2026। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंडियाज मानव विजन फॉर एआई, इंपॉर्टेंट फॉर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए दिल्ली में चल रही है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट, आपको पता है 16 से 20 फरवरी तक चलेगा ये। इस इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को एड्रेस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एआई को लेकर के इंडिया थिंक्स डिफरेंटली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, हम इससे डरते नहीं हैं। एट द सेम टाइम इंडिया का जो अप्रोच है एआई को लेकर के वो डेमोक्रेटिक अप्रोच है। वी बिलीव दैट एआई's बेनिफिट शुड बी शेयर्ड विथ ऑल, अनलाइक फ्यू कंट्रीज या फ्यू कंपनीज। तो इनडायरेक्टली चाइना के ऊपर इशारा था या अमेरिका के ऊपर इशारा था कि देयर आर फ्यू कंट्रीज या फ्यू कंपनीज हु बिलीव दैट एआई इज अ स्ट्रेटेजिक एसेट एंड मस्ट बी डेवलप्ड कॉन्फिडेंशियली, यानी कि चोरी छुपे डेवलप किया जाना चाहिए और फिर उसका लिमिटेड यूज किया जाना चाहिए फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। ऐसा नहीं है, भारत ऐसा नहीं सोचता। इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई। एआई शुड बी देयर एज ग्लोबल कॉमन गुड विच शुड बेनिफिट द वर्ल्ड एंड इट शुड बी शेयर्ड विथ ऑल। तो इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेटाइज्ड अप्रोच, और अपने इसी अप्रोच को हाईलाइट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज किया इंडियाज विजन ऑफ एआई। भारत का जो विजन है भविष्य को लेकर के, भारत जैसा सोचता है विद रिस्पेक्ट टू एआई डेवलपमेंट, उसको एक एक्रोनिम की मदद से एक्सप्लेन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और वो एक्रोनिम है मानव। तो पीएम मोदी प्रेजेंटेड इंडियाज विजन ऑफ एआई नेम्ड मानव। इस मानव में एम स्टैंड्स फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम्स। तो एआई को मोरल तरीके से डेवलप किया जाना है, एआई का कोई इमोरल एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अकाउंटेबल गवर्नेंस, एआई मस्ट बी आंसरेबल, अकाउंटेबल। ऐसा ना हो कि आप एआई की मदद से कोई सिस्टम डेवलप करें, बाद में कहें कि हम क्या करें जी, सरकारें ऐसा कहें कि हम क्या करें, तो एआई ने ये डिसीजन ले लिया या एआई के थ्रू ये एक्शन हो गया, हम नहीं कर सकते कुछ। एआई सिस्टम्स हैव टू बी आंसरेबल, अकाउंटेबल।
नेशनल सोवरेनिटी, नो एआई टूल शुड चैलेंज सोवरेनिटी ऑफ अदर्स। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एआई टूल ऐसा होता है जो दूसरे देशों के रिलेटेड गलत इंफॉर्मेशन प्रमोट करता है जिससे उनकी सोवरेनिटी चैलेंज हो। कई सारे एआई जो हैं वो डिस्प्यूटेड इंफॉर्मेशन देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एआई जो प्लेटफॉर्म्स हैं विथ रिस्पेक्ट टू अरुणाचल प्रदेश। कहीं ना कहीं ये नेशनल सोवरेनिटी का वायलेशन है। इस तरीके की एक्टिविटीज एआई ना करे, ये भारत का विजन है विथ रिस्पेक्ट टू एआई। एआई जो है एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव होना चाहिए। तो ये तो मैंने पहले ही बताया कि इंडिया बिलीव्स इन डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एआई। इट शुड बी ग्लोबल कॉमन गुड एंड इट शुड बेनिफिट ऑल द वर्ल्ड। आखिरी, मानव में वी स्टैंड्स फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट। एआई के थ्रू कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी लेजिटिमेट। तो ये है इंडियाज विजन ऑफ एआई। मानव, याद रखिएगा, प्रीलिम्स में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, मेंस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप भारत का विजन रिगार्डिंग एआई लिख रहे हो। तो इंडिया बिलीव्स इन शेयरिंग, शेयरिंग इज केयरिंग, डोंट फॉरगेट दैट, याद रहेगा आपको। मानव, आखिरी जो टॉपिक है, फोर्थ टॉपिक, ये जो ऑन गोइंग एआई समिट है उससे रिलेटेड दो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स में कहीं इस्तेमाल हो सकता है, मेंस में भी कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, जो नेक्स्ट एआई समिट होगा 2027 वाला, वो होगा स्विट्जरलैंड में। तो 2023 में एआई समिट हुआ ब्लेचले पार्क में इन यूके, फिर 2024 में हुआ सियोल कोरिया, फिर 2025 में हुआ पेरिस फ्रांस, अब 2026 में न्यू दिल्ली इंडिया, एंड 2027 का एआई समिट जो होगा दैट विल बी हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड। दैट हैज बीन नाउ डिसाइडेड, सो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से याद रखना है। उसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है, आखोर एआई, a project developed in Assam, is representing Assam in ongoing India AI Summit. It is developed by Borno Labs Private Limited. Akhor AI की खासियत यह है कि it is world's first speech to text application for Assamese language. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Faroe Island located in the North Atlantic Ocean between Iceland and Norway, that is correct. Faroe Island are geographically part of mainland Scandinavia, no that is not correct, ये island है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। Aland Island is situated in Baltic Sea between Sweden and mainland Finland, that is true, but Aland Island lies south of Denmark, this is wrong, डेनमार्क के नॉर्थ में है वो। सो सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। ऑरिनोको बेल्ट से संबंधित जो पहला स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन दूसरा गलत है। ऑरिनोको बेल्ट के जो क्रूड ऑयल हैं वो हेवी होते हैं एंड सावर होते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित एक चौथा स्टेटमेंट बस गलत है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो फैसला है वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में पहले चैलेंज हो सकता है, फिर वहां से सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ओनली 3, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।